नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। नीतीश कुमार के इंडिया से बाहर जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार में आज एक नया हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल इंडिया के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव को ईडी ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, जिसको लेकर आरजेडी के नेताओं ने जमकर हंगामा काटा। सुबह 11:30 बजे लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ शुरू हुई और यह पूछताछ अभी तक जारी है। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर भी ईडी के अधिकारी पूछताछ के लिए पहुंचे, लेकिन हेमंत सोरेन आवास पर नहीं मिले। खबर है कि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। झारखंड के नेता अब हेमंत सोरेन के नहीं आने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में यह संयोग है, यह प्रयोग है, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसी वक्त ईडी के अधिकारी इंडिया के नेताओं के घरों की यात्रा कर रहे हैं। ईडी के मामले कोई नए नहीं है, ईडी के मामले पुराने हैं, लेकिन पावर कॉरिडोर्स में चर्चा है कि 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ईडी का एक्शन बढ़ता जा रहा है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, ईडी की इंडिया यात्रा, न्याय या अन्याय। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ये पूरा मामला। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, वो बिहार पहुंचे आज, तो वहीं ईडी की टीम भी इस वक्त एक्टिव है। तो ऐसे में ये कोई संयोग है या प्रयोग, ये कैसे देखें? राहुल की न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज पहुंची तो देखिए उनके सहयोगी दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से आज ईडी पूछताछ कर रही है। कल पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को भी ईडी ने बुलाया है। मामला लैंड फॉर जॉब केस का है। राहुल की न्याय यात्रा का रूट बंगाल से गुजरता है, वहां भी ईडी स्कूल जॉब स्कैम और कोयला घोटाला केस में अभिषेक बनर्जी से कई बार पूछताछ कर चुकी है और केस अभी भी ईडी के पास है। वहीं झारखंड भी राहुल की न्याय यात्रा के रूट में है, तो यहां भी सेना की जमीन केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी हेमंत सोरेन की तलाश कर रही है। तो ये ईडी की इंडिया यात्रा है क्या, या ये न्याय है या अन्याय है? इस पर बात करें और आगे बढ़ें उससे पहले आपको कांग्रेस और बीजेपी के इन दो नेताओं के बयानों को सुन लेना चाहिए। हमने बार बार कहा है, संसद के अंदर, संसद के बाहर, मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति का प्रतीक है कि अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ देते हैं। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना, जानते हैं आप ना। तो ईडी किस मामले में सवाल करेगी या करती, इसका जवाब नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित की बात करती है। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली, तो जवाब इसका देना पड़ेगा। इसका जवाब तो नहीं है, तो ईडी सवाल तो पूछेगी ना। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, रविशंकर प्रसाद यहां पर कहते हुए। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ नलिन कोहली हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। और सुप्रिया जी, पहला सवाल आपसे, और रुपेश भी हमारे साथ पटना से इस वक्त, उनके पास भी जाएंगे हमारे सहयोगी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और बातें बहुत कर रहे हैं नेता। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे। नहीं, रविशंकर प्रसाद जी तो 48 घंटे पहले तक नीतीश कुमार जी को जो पानी पी पी कर कह रहे थे, अगर वो दोबारा से सुना दिया जाए तो उनको कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब नीतीश जी का गुणगान करना पड़ा। रविशंकर प्रसाद जी के वक्तव्य पर मैं यहाँ पे अपना वक्तव्य देने नहीं आई हूँ। मैं अपना वक्तव्य इस पर देने आई हूँ कि जो ईडी की कार्रवाई हो रही है वो चुन चुन कर उन लोगों के खिलाफ हो रही है जो विपक्ष में है। 95% केसेस ईडी के सारे विपक्ष में ही 2014 के बाद हुए। 4 गुना केसेस बढ़ गए, 4 गुना रेट बढ़ गई, करीब 5000 के करीब रेट हो गई 2014 से अभी तक। कन्विक्शन रेट क्या है? कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है। तो दिक्कत की बात यह है कि यहां पर आपका रेपुटेशन असैसिनेशन होगा, अनर्गल आरोप लगा दिए जाएंगे, आपसे पूछताछ होगी, लेकिन 10 सालों में किसको कन्विक्ट किया मोदी सरकार ने? यह भी तो सुनने वाली बात है। अब ये कहेंगे 96% कन्विक्शन रेट है। अरे जब आप FIR ही नहीं कर, जो लिखते उस पर करते, तो कैसे होगा? असलियत यह है कि मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में विपक्ष का जो भी व्यक्ति गोता लगा लेगा, वो गंगा नहा लेगा, सर से उसके दाग धब्बे धुल जाएंगे। फिर वो सुवेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, हेमंतो बिस्व शर्मा हो, येड्डी ब्रदर्स हो, बहुत लंबी फेहरिस्त है। लेकिन जो इनसे खड़ा होकर सवाल पूछेगा, जो इनको सबक सिखाएगा,
जो धृष्टता करेगा इनको लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए, उसके पीछे ईडी लगाई जाएगी। आज हेमंत, आप स्टेट वाइज देख लीजिए, हेमंत सोरेन के पीछे ईडी है, कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, उनके पीछे ईडी है। आप देखते जाइए, ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी है, जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां पर ईडी है, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं वो तो कोई करते ही नहीं है गलत। असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पूरी तरह से घोटालों में डूबे थे, जिस अडानी घोटाले के पास ईडी जानी चाहिए थी, वहां ईडी नहीं जाएगी, ईडी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के पास आएगी। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मेरे साथ नलिन कोहली हैं, बीजेपी के नेता, उनसे इस बारे में जवाब ले लेता हूं। बनाने का काम नहीं, मैं भी खत्म करने दीजिए, मुझे पूरी बात खत्म कर लेने दीजिए। एक एजेंसी को अपना फ्रंटल बनाने का दुष्कर्म भारतीय जनता पार्टी ने किया, और यह मैं आंकड़े के साथ बोल रही हूं। ठीक है, जवाब दीजिए नलिन कोहली, कैसे आप लोगों ने केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया है? ये कांग्रेस आप पे आरोप लगा रही है कि आपको बीजेपी में या अपने गठबंधन के सहयोगियों में कोई ऐसा नहीं दिखता, सारे आपको केस केवल विपक्षियों में दिखते हैं। थोड़ा शांति से सुनना पड़ेगा क्योंकि कई आरोप हैं, लेकिन सबका जवाब बड़े आसानी से दे सकते हैं। मैं एक वकील हूं और मुझे बड़ी अद्भुत लगती है कभी कोई बात हो कि इस तरफ क्यों हो रहा है, दूसरी तरफ क्यों नहीं। भाई जो घोटाला करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। भाई गौरव जी, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी एक वर्ग का करता है तो आप कहते हो दूसरे वर्ग में क्यों नहीं हो रहा, तो उस पर भी कार्रवाई करिए। अरे कोई सबूत लाएगा तभी तो होगा ना, एक एक करके चले। ममता बनर्जी की बात की, उनकी सरकार के कई मंत्रियों के घर में छापा पड़े, 16 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़, मतलब पैसे मिले ना। तो ये पैसे क्या बैंक से निकाले थे? हर महीना तनख्वाह से अंदर डाल के फिर कैश निकाला था। 16 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़ उन्हीं के मंत्री थे। एक के आ गए तो मारपीट कर दी ईडी वालों की। क्यों मारपीट की, क्या कार्रवाई हुई, वो विषय अभी चल रहा है। उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति 351 करोड़, 1947 से नेहरू जी के जमाने से लेके मोदी जी के जमाने तक आज तक इनकम टैक्स के किसी रेड में 350 करोड़ रुपए कैश कांग्रेस के नेता। उसके तुरंत बाद फिल्मी स्टाइल में ऐसा लगा शुरू हो गया कि नहीं हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे। एक पिक्चर आई थी इनकलाब, उसमें यही डायलॉग था कि अपने पैसे को, काला धन को सफेद करने के लिए चंदा ले लेते हैं तुरंत। मतलब अजीब सी बात है। अब आप आइए एक एक करके और बढ़ते आगे। ईडी ने कार्रवाई की क्या, 1,16,000 करोड़ ऐसी संपत्ति पकड़ में आई है, उस पर काम हो रहा है। लालू जी के भ्रष्टाचार के ऊपर में जो प्रश्न थे वो कब से स्टार्ट है, मतलब जैसे रविशंकर जी ने बताया, अभी प्रसाद जी ने, कि 1.5 साल का बच्चा करोड़पति हो गया है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, मतलब पूछना तो पड़ेगा। तो आप अगर आज 21 साल के हो गए तो जवाब तो देना पड़ेगा ना कि कहां से पैसे आए। पैसे तो जनता का ही है। अब आइए हेमंत सोरेन जी पे, 10 बार वो नहीं आए, क्यों नहीं आए? 2 मामले हैं, खनन घोटाला है, दूसरी तरफ है लैंड घोटाला, जमीन घोटाला। जमीन घोटाले में गलत रूप से मतलब आर्मी में कि उसकी जमीन को हड़प कर करोड़ों रुपए की जायदाद को बदलने का काम किया गया। वहां पर 14 लोग अरेस्ट हुए, उनमें 2 मुख्य लोग जो है, एक सरकारी मुलाजिम, एक बिजनेसमैन, दोनों ने हेमंत सोरेन जी का नाम लिया है। हेमंत सोरेन जी से कहा जा रहा है, भाई आप आइए, कोऑपरेट करिए, हमें बताइए 10 बार भागे या 14 बार भागे, भागने की बात होती है, अगले पे आ जाइए आप। दूसरा केस जो है खनन घोटाला, मंत्री हेमंत सोरेन जी, किसका? खनन डिपार्टमेंट का। माइन किसको देते हैं? अपने आप को देते हैं। हजारों करोड़ की बात हो रही है यहाँ, चेक तो करना पड़ेगा ना। उसमें एक IAS अफसर जो है जेल में बैठे हुए हैं। तो ये ऐसे विषय नहीं है। आगे बढ़िए, कांग्रेस पार्टी के आगे बढ़ेंगे जरा इस पर, और ये कोई गलत तो घबराने वाली बात। इस पर एक और व्यू लेता हूं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर है, घनेंद्र भारद्वाज। आप लोग भी कहते हैं कि भाई केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सामने तो कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि भाई जिस पर आरोप होगा उसी पर तो कार्रवाई होगी। गौरव जी, आज CBI, ED, इनकम टैक्स, NIA, जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसी हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन चुकी है। आज ये मोदी सरकार CD और ED की सरकार बनकर रह गई है। किसी की CD बना देते हैं, किसी के घर ED भेज देते हैं। यही काम मोदी जी को रह गया है, क्योंकि मोदी जी ने यह तय कर लिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव बगैर विपक्ष के लड़ना, अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़के जीत जाएंगे। तमाम विपक्ष के नेताओं को, चाहे अरविंद केजरीवाल से लेके, ममता बनर्जी से लेके, तेजस्वी यादव से लेके, हेमंत सोरेन से लेके, स्टालिन से लेके, तमाम कांग्रेस से लेके, सब नेताओं के पीछे CBI, ED लगा दी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने।
क्योंकि चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं कि आधे नेता जेल में डाल दो, आधे नेता कोर्ट कचहरी के बाहर खड़े होंगे और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। अरे 10 साल की सरकार है आपकी, आप तो कहते हो बहुत मजबूत सरकार है, बहुत काम करे। आज तक 10 साल में कभी काम पे बात नहीं करी। जब देश के लोग, विपक्ष इनसे कहता है कि महंगाई पे बात करो तो सीबीआई भेज देते हैं, जब लोग कहते हैं कि बेरोजगारी पे बात करो ईडी भेज देते हैं, जब कुछ नहीं मिलता इनके पास तो ईडी के नाम पे, एक्सटॉर्शन के नाम पे, आज ईडी की विश्वसनीयता देखो ना क्या रहेगी। ईडी के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, राजस्थान में पकड़े गए, बंगाल में पकड़े गए, तेलंगाना में पकड़े गए। ईडी तो ऐसा लग रहा है कि एक्सटॉर्शन का नया रैकेट चला रही हो। ईडी का मतलब एक्सटॉर्शन जवाब देते हैं, ठीक है नलिन कोहली जल्दी से, फिर मैं सुप्रिया श्रीनेल के पास जाऊंगा। नलिन कोहली जवाब दीजिए। ओके धरन भारद्वाज, ओके नलिन कोहली। नहीं, मैंने बड़े ध्यान से बात सुनी। हमारे मित्र जो आम आदमी पार्टी से है, 2012-13 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भारत जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी आए थे अन्ना हजारे जी के साथ, सबको त्यागने के बाद 3 इनके वरिष्ठ सहयोगी जो है जेल में है, बेल नहीं मिल रही, कोर्ट नहीं बेल दे रही, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, क्योंकि उनको दिखता है कुछ इसमें बात ऐसी है। बात क्यों? नहीं, लेकिन आपसे एक सवाल कुछ और पूछा गया नलिन कोहली, इसी डिबेट में आपसे सवाल पूछा गया। सुनिए नलिन कोहली, ये सवाल है कि जो नेता जिन पर ईडी के आरोप, जांच चल रही होती है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे होते हैं, वो जब आपकी तरफ आ जाते हैं तो वो सफेद कैसे हो जाते हैं, पाक साफ कैसे हो जाते हैं? और जब तक वो विपक्ष में रहते हैं तब तक उन पर ईडी की कार्रवाई चलती रहती। उस पर भी आ जाऊंगा, नहीं मैं उस पर भी आ जाऊंगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले बोल रहा हूं, आम आदमी पार्टी को यह जवाब पहले देना पड़ेगा कि शराब घोटाले पे जो इनके ऊपर प्रश्न है, आज तक उस पर जवाब नहीं दिया। आप अगर बात करेंगे दिल्ली से कलकत्ता का रास्ता क्या है, वो चेन्नई की बात करेंगे। हमने भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार को छोड़िए, हमने इसमें काम किया, इसमें काम किया, जवाब तो देते नहीं। हेमंत, ठीक है आपने उनको जवाब दे दिया, लेकिन इस पर जवाब क्या है? शर्मा जी का नाम है। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी का नाम है। अरे सुनिए तो सही गौरव जी, मतलब अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है आरोप लगेंगे और मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी पे ऊपर आरोप लगा, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कोर्ट में गए, केस फाइल कर दिया कि किस बेसिस पे आप ये आरोप लगा रहे हैं। ये कांग्रेस की पार्टी गलत आरोप लगा रही थी उन पे, उन्होंने कोर्ट में जाकर कहा मुझे क्यों आप इसमें खींच के ला रहे हैं। आज तक जो है कांग्रेस पार्टी उससे भाग रही है। बेसिकली क्या है, जो भी अच्छा नेता होता है जो कांग्रेस से छूट के अगर आ जाते हैं तो इनको फिर कहना पड़ता है नहीं इन पे दबाव है। वहां पर कोई इनके नेतृत्व के साथ जुड़ना नहीं चाहता, भीड़ नहीं आना चाहती, नेता नहीं जुड़ना चाहता, लेकिन आरोप लगेगा मोदी जी। चलिए जवाब देते हैं इस पर, सुप्रिया श्रीनेल। एक 121 नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। 121, 115 विपक्ष के नेता हैं, और जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं चलेगी उसमें से मैं एक नाम ले लेती हूं और इनसे इसका जवाब मांगती हूं। अजीत पवार को शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला किया, ईडी की कार्रवाई चल रही थी। अगले दिन सवेरे गलबैया करके सरकार बना ली महाराष्ट्र में, उनको अपनी तरफ कर लिया। कब गया था ईडी समन लास्ट? कोई पूछेगा? कोई पूछने वाला है कि ईडी ने काहे आंखें मूंद ली, क्यों मुंह पे पट्टी बांध ली? 121 विपक्षी लीडर्स के खिलाफ, अगर 121 में से 115 विपक्षी लीडर हैं तो ये आपको क्या दिखाता है? और अब मैं थोड़ा इनका जो दुख दर्द है उसको और आगे ले जाती हूं। 5,906 केसेस ईडी के रजिस्टर्ड हुए हैं, 25 केसेस में सिर्फ ट्रायल पूरा हुआ है। 25 केसेस चले ट्रायल के, 24 पूरा, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 96% कन्विक्शन। अरे 5,906 केसेस में से 25 ही में तो आपने ट्रायल किया, बाकी में ट्रायल क्यों नहीं? अरे सुप्रिया जी, लेकिन जब आप ये कह रही हैं कि सारे विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बनाया जा रहा है, आज ही का एक मामला है सुप्रिया जी, पंजाब बीजेपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को ईडी ने समन भेजा है आज ही। अच्छा, एक और मामला बता दीजिए जहां पर बीजेपी के बड़े नेता को, बीजेपी के मुख्यमंत्री को समन भेजा गया हो और एक से एक घोटाले सामने हैं इन लोगों के। अगर मैं मुंह खोलने पर आ गई, एक से एक घोटाले सामने है, चाहे वो रेड्डी ब्रदर्स हो जो पहले येदियुरप्पा जी को हटाया गया, फिर वापस उनको चुनावी साजनों को लगाया। नहीं, अभी मैं बोल रही हूं, अभी आप मत कहिए बीच में, मुझे बोल लेने दीजिए। मेरा अपना मानना यह है कि जिस ईडी की साख सुप्रीम कोर्ट ने तार तार कर दी और यह कहा कि ईडी के डायरेक्टर का अपने पद पर बने रहना और उनको इतने एक्सटेंशन देना इलीगल है, उस डायरेक्टर को आज भी पद पर क्यों रखा गया है? सवाल तो आज इस बात का है, सवाल इस बात का है कि जिस पर देश के उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की
कि इनका अपने पद पर बना रहना इलीगल है, और क्या इनके अलावा आपके पास कोई ऑफिसर नहीं है? ऐसी क्या फंसी है सरकार से कि उन्हीं को रखना चाहते हैं? ये बहुत सारे वो सवाल है जो ठीक है, बताइए नलिन कोहली, क्या मजबूरी है? और अंत में मैं एक ही बात कह देती हूँ, खत्म हो जाए तो मैं बोलूंगा। आज अगर आप इस देश के विपक्ष का हिस्सा हैं, अगर आप इस देश के विपक्ष का हिस्सा हैं और अगर आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके घर ईडी आती है, तो आपको यू शुड वेयर इट लाइक अ बैज ऑफ ऑनर। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। चलिए, ये तो आपने एक बड़ी बात कह दी। अगर विपक्ष के नेताओं के घर ईडी आती है तो यू शुड वेयर इट एज अ बैज ऑफ ऑनर। विपक्ष के नेताओं के घर अगर ईडी आई नलिन कोहली, तो वो उनका सम्मान है, क्योंकि वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा है, ये भी बड़ी अद्भुत बात है। कोई जो है कालिख में कूद जाए, काला हो जाए, मुंह काला हो जाए, फिर कहेंगे नहीं जी हम काला इसलिए हुए थे क्योंकि देश के लिए लड़ रहे थे। बोला गांधी जी भी जेल गए थे, हमारे भी नेता जेल जाते हैं। कोई मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। गांधी जी एक लड़ाई लड़ रहे थे किसी सिद्धांत पे, लेकिन यहां पर अगर कोई जेल जा रहा है चोरी करके, वो कहेंगे जी गांधी जी भी जेल गए तो हम भी जेल गए, तो हम भी महात्मा गांधी की तरह हो गए। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी आज इतने गर्व से कह रही है बैज ऑफ ऑनर, शायद घबरा रही है कि उनके प्रथम परिवार राहुल जी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, कोई भी हो, इन पर गंभीर आरोप है कि नेशनल हेराल्ड के हजारों करोड़ की संपत्ति एक निजी कंपनी में ले लिया जिसके वो मालिक हैं। प्रश्न उठे हुए, तो ये शायद उसकी घबराहट की वजह से कह रहे होंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। अभी इन्होंने बोला कि अडानी पे क्यों नहीं हो रहा कुछ बात। मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे उस समय राजस्थान के, गहलोत जी, उन्होंने बिल्कुल अडानी जी की कंपनी को बुलाकर बोला निवेश करिए। अभी एक और सरकार ने, उनकी कांग्रेस की सरकार ने कहा नहीं निवेश करिए। ये बड़ी अद्भुत बात है। जब अडानी जी की कंपनी निवेश कांग्रेस की सरकार में करेगी तो कोई गलती नहीं है, किसी और सरकार में करेगी तो बोलेंगे ये चोर है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, विदेश से जो है इंटरफियरेंस हो रहा है, बिल्कुल नहीं इस मामले में कोई तर्क। ये सारी चीजें जो है कहने की बातें हैं। ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी के वाकई में कोई लड़ाई इसमें होती, तो 350 करोड़ रुपए मिले गए किसी के घर में इनके नेता के, उसके ऊपर में क्या जवाब दिया, ये इनके निजी मामला है। अरे 350 करोड़ रुपए मतलब अकाल्पनिक है। करोड़ रुपए कैश देखना अकाल्पनिक है, ये तो 350 करोड़ रुपए था। उसमें क्या किया और इस पे क्या न्याय हुआ है कि जनता के 350 करोड़ एक उनका नेता ले गया। वहां पर राहुल गांधी जी को अपनी न्याय यात्रा उसी घर पे शुरू करनी चाहिए थी। 350 करोड़ रुपए कितने लाखों लोगों के हर महीने का खाना जो है उससे निकलता कितने समय। ठीक है, सुप्रिया गगन भारद्वाज में आता हूं। सुप्रिया, जवाब दीजिए। कहने की बातें एक होती है, करने की अलग। देखिए, मुंह बीच बीच कर मटकाकर कहना तो अलग बात है। 10 साल से सत्ता में आप हैं, सारे संसाधन आपके पास है, एजेंसीज को आपने अपना फ्रंटल और पालतू तोता बना के रख दिया है। असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक एजेंसी का डायरेक्टर का बने रहना इलीगल है, वो भी अपने पद पर बना हुआ है। 10 साल हो गए आपको सत्ता में, ये झुंझुना बजाना बंद कर दीजिए। अगर साक्ष्य होते, अगर तथ्य होते तो कन्विक्शन होता। डालिए लोगों को जेल में, करिए उनके ऊपर मुकदमा। और अगर साक्ष्य है, अगर आपके पास प्रूफ है, तो यहां पर आकर कैरेक्टर असैसिनेशन करना बंद कर दीजिए। सेक्शन 25 और सेक्शन 8 तो आप, मुझे लगता है, वकील है, समझते हैं किस तरह की कंपनी होती है, क्या नेशनल हेराल्ड में हुआ। यहां पर आकर वो झूठ का झुंझुना 10 साल से बजा रहे हैं। अरे कन्विक्शन क्यों नहीं किया आप लोगों ने? क्योंकि आपके पास साक्ष्य और सबूत ही नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष को दिक्कत देने का काम है। कांग्रेस पार्टी नहीं डरती, और क्योंकि आपने यात्रा का जिक्र कर दिया तो आपके लिए थोड़ा सा आईना दिखाने का काम करती हूं। हमने यात्रा मणिपुर से शुरू करी, वो मणिपुर जो 8 महीने से जल रहा है, वो मणिपुर जहां पर विभत्स हत्याएं हो रही हैं, जहां पर 48 घंटे पहले तक सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, वो मणिपुर जहां पर हजारों की संख्या में महिलाएं और बच्चे रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है, वो मणिपुर जहां पर प्रधानमंत्री के पास 8000 के 2-2 हवाई जहाज होते हुए भी 8 मिनट जाने का टाइम नहीं है। हमने वो करके दिखाया। आप क्यों नहीं जा रहे हैं मणिपुर? यात्रा की बात करते हैं, अरे जाइए मणिपुर। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका सब कुछ घुमाएंगे, इजिप्ट भी चले जाएंगे, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री मुंह छुपा के घूमेगा, मणिपुर नहीं जाएगा। यात्रा का नाम मत लीजिएगा अपने मुंह से, क्योंकि यात्रा हमने नैतिक कारणों से मणिपुर से शुरू करी। वो मणिपुर, नलिन कोहली जवाब दीजिए, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बात कही है, मैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन नलिन कोहली जल्दी से, फिर आ रहा हूं घनेंद्र, आपके पास भी आ रहा हूं। नलिन कोहली जवाब दीजिए। नलिन कोहली जी, एक बड़ी बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है, वो भी दिखानी है मुझे। हाँ,
गौरव जी, पहले तो आपका और हमारे जो दूसरे पार्टी के सहयोगी भी हैं, चाहे सुप्रिया जी हो, चाहे अपने आम आदमी पार्टी के धीरेन्द्र जी हो, पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि देखिए बड़े अच्छे रूप से डिबेट चल रही है। हर व्यक्ति अपनी बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति जवाब उसका दे रहे हैं और ये एक अच्छा डिबेट फॉर्मेट है, तो इसलिए आप सबको बधाई। लेकिन अब आ जाते हैं जो मणिपुर की बात हुई। मेरा प्रश्न था कि भाई कांग्रेस के नेता के 350 करोड़ रुपए शुरू हुए, न्याय तो वहां उन गरीबों के साथ होनी चाहिए, मणिपुर पे आ गए। अब ऐसे आग जो है चूल्हा जलाने के भी काम आती है, घर को जलाने के भी काम आ सकती है, दोनों चीजें उसी आग से होती है। तो मणिपुर में जब शांति हो रही है तो राहुल गांधी जी वहां पहुंच गए और फिर आते आते क्या हुआ, हेमंत बिस्वा शर्मा जी से क्यों चिढ़े? क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि भाई आप अपनी यात्रा आराम से करिए, बाहर से लाए गए लोग जो है उन्होंने तोड़फोड़ करने के प्रयास किए, सबके ऊपर केस हो गया। फिर उन्होंने कहा जी ये राजनीतिक मामला है, राजनीतिक मामला है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा भाई राहुल गांधी जी तो बीजेपी के बहुत अच्छे कैंपेनर है, जितना बोलते हैं हमें उतना ही फायदा होता है, क्योंकि वो क्या बात कहते हैं, कभी आलू की बात, किसी और की बात, उन्होंने ऐसा एक विषय को उठाया। तो इसीलिए तो ये क्या है, ये लड़ाई हमारी कांग्रेस पार्टी की है। आज जवाब कांग्रेस पार्टी के पास है नहीं। ईडी के डायरेक्टर जो है वो एक सर्विस मामला है, घोटाले का मामला नहीं है। जो ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 साल हो गए इसको क्यों नहीं अभी तक हटाया, सर्विस है भाई, आप इनको एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? काम कोई अच्छा कर रहा है उसको रखना चाहते हैं आप, तो कहेंगे नहीं नहीं इनको जल्दी से हटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाना है, फिर फाइनली हटा दिया। ये तो सर्विस रूल्स की बात थी, इसमें कोई ईडी में गलत कार्रवाई हो रही है उसमें कोई टिप्पणी नहीं है। तो एक तर्क को अलग तर्क के लिए प्रयोग करके एक गलत चीज कहना ये थोड़ी ना उचित होगा भाई साहब। जी देखिए, इधर मैं एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। सुप्रिया सीनियर कुछ कह रही है लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर बात करेंगे। और बड़ी खबर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है, नोटिस देकर डराया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। वो भी ईडी नोटिस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लोग डर से पार्टी छोड़ रहे हैं, कोई पार्टी और गठबंधन छोड़ रहा है। इस बार का चुनाव आखिरी मौका, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा ओडिशा में। एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। गणेंद्र, वैसे तो मैं सुप्रिया जी के पास जाता, लेकिन सवाल आपसे, क्योंकि आप भी गठबंधन में हैं कांग्रेस के साथ, क्या आप पे भी कोई दबाव है क्या नोटिस देकर गठबंधन छोड़ने का? गणेंद्र, आप तक मेरी आवाज आ रही है? गणेंद्र भारद्वाज, आवाज आ रही है? गौरव आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं नोटिस दिया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नोटिस दिया जा रहा है, गठबंधन छोड़ने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। तो क्या आपको भी कोई डरा रहा है क्या कि इंडिया से बाहर निकलो? देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को एक बात तो समझ में आ गई है कि इनका ऑपरेशन लोटस और इनका डर और भय अगर कहीं खत्म होता है तो अरविंद केजरीवाल के सामने खत्म होता है, आम आदमी पार्टी के सामने खत्म होता है। एक बार नहीं 4-4 बार आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश करी, लेकिन हर बार मोदी और अमित शाह अगर कहीं फेल होते हैं तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के विधायकों के सामने फेल होते हैं। क्योंकि हमारे पार्टी के जो विधायक हैं वो देश बदलने आए, हम आंदोलन करके से निकल के आए हैं। हमारी पार्टी, हम यहाँ पे कोई विधायक सांसद मंत्री बनने नहीं आए थे। हमारे लोगों की कमिटमेंट देश के लिए। मोदी जी हमें जेल में डाल दें, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें, तो आप लोग ये सबूत देश के सामने रखते हैं क्यों नहीं? आप खाली हिट एंड रन क्यों करते हैं? गणेंद्र भारद्वाज, आप लोगों को, दुनिया को और देश को बताना चाहिए किसने कांटेक्ट किया, कब कांटेक्ट किया, फोन नंबर देना चाहिए, आइडेंटिटी देना चाहिए। आप ये तो कहते हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज तक आपने कोई सबूत नहीं रखा। गौरव, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सारी एजेंसियां
जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम कह रहे हैं ये एजेंसियों का काम है कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में जाए, देखे कौन से कमरों में करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए, 25-25 करोड़ रुपए आते कहां से। अरे गणेंद्र भारद्वाज, आप गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए। गणेंद्र भारद्वाज, गोल पोस्ट मत चेंज कीजिए। मैं पूछ रहा हूं, जब आप ये आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि हमें बोला जा रहा है गठबंधन तोड़ दो, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, आपसे संपर्क किया गया, तो दुनिया को सबूत दिखाइए ना, किसने आपसे संपर्क किया, किसने आपको ऑफर किया, वो है आपके पास कुछ? गौरव, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह देश भी तोड़ने का काम करते हैं, दल भी तोड़ने का काम करते हैं, विधायक खरीदते भी हैं, विधायकों के दम पे खरीदे, विधायकों के दम पे सरकारें भी किडनैप करते हैं, सरकारें भी बनाते हैं। देश के सामने भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देश के लोग सब जानते हैं, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का शासन खत्म होगा, सारी चीजें देश के सामने। मैं ये कह रहा हूं सब जानते होंगे, लेकिन आपको किसी पर आरोप लगाने के लिए सबूत तो देना पड़ेगा ना कुछ। देखिए, एक बड़ी खबर और आ रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास। लैंड फॉर जॉब केस में लालू से ईडी की पूछताछ अभी भी जारी है। 8 घंटे से लालू प्रसाद यादव पटना में ईडी के दफ्तर में हैं और अभी भी उनसे पूछताछ हो रही है। सीधे रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, क्या लालू प्रसाद यादव से अभी भी पूछताछ जारी है? यह बिल्कुल पूछताछ जारी है। सुबह लगभग 11 बजे लालू प्रसाद यादव ईडी के दफ्तर में पहुंच गए थे और 11:30 में उनको अंदर एंट्री मिली, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी गाड़ी से ईडी के कैंपस में अंदर प्रवेश करें, और मशक्क़त करनी पड़ी। पहले अगले दरवाजे पे गए, फिर पिछले गेट पर आए, वहाँ से गाड़ी वापस कर दी गई, फिर वो मीसा भारती के साथ गेट पर खड़े रहे। मीसा भारती उतरकर गाड़ी से अंदर गईं, उन्होंने ईडी के अधिकारियों से, सुरक्षा कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पैदल ही आना पड़ेगा। फिर वो गाड़ी में आई और लालू प्रसाद यादव से उन्होंने बातचीत की। फिर लालू प्रसाद यादव, आप देखिए यहाँ पर गहमा गहमी है, राजद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं हजारों की संख्या में सुबह से यहाँ पे जमे, पूरी सड़क जाम है, और उस ईडी दफ्तर के ठीक सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रुपेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, पिछले सुबह 11:30 बजे से नलिन कोहली, सुबह 11:30 बजे से लालू प्रसाद यादव से पूछताछ जारी है, और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो उससे बड़ी लकीर खींच दी। वो कह रहे हैं कि देश में चुनाव नहीं होगा मोदी अगर 2024 में चुनकर आ गए तो। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो किस आधार पे ये कह रहे हैं? अभी हाल में ही, भाई कुछ भी कहिए, तो कांग्रेस पार्टी चुनाव कहीं ना कहीं जीतती भी तो है। कर्नाटका में उनकी सरकार बनी, तेलंगाना में उनकी सरकार बनी, तो मतलब ऐसा है, अगर देश में सारे चुनाव खत्म करने थे, लोकतंत्र खत्म करना था, तो क्या भाजपा कांग्रेस पार्टी को जीतने देती? क्या बातें हो रही हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। देश की जनता तय कर रही है किसको चुनाव में किसको जिताना है, किसको हराना है। 3 राज्यों में भाजपा आई, 4थे में कांग्रेस पार्टी आ गई, 5वें पे ना कांग्रेस आई ना भाजपा आई। तो इसीलिए ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अब भय की एक मानसिकता बढ़ाने के लिए ये कितना उचित होगा? भाई क्यों? क्या आज गरीबों के लिए काम नहीं हो रहे? मोदी जी के नेतृत्व में क्या लोग जो है उत्साहित नहीं रहते? अब अगर कांग्रेस पार्टी उसका सामना नहीं कर पाती राजनीतिक रूप से, तो फिर राहुल गांधी जी विदेश जाकर कहेंगे कि भाई हमारी मदद करिए, हस्तक्षेप करिए। वो भी एक सांसद जो जीत कर गया है, एक चुनाव हार गए वो अमेठी में, एक वायनाड में जीत गए, तो चुन के ही आए ना, सांसद है, विदेश में जाकर कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। वो भी कर्नाटका के चुनाव जीतने के बाद, हिमाचल के चुनाव को जीतने के बाद। तो ये चुनाव जीतने तक तो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, नहीं, इलेक्शन कमीशन भी बढ़िया है, संवैधानिक रूप से हो रहा है। चुनाव जब हारते हैं तो खतरे में है। ठीक है, सुप्रिया श्रीदेव, क्यों कह रहे हैं आप लोग कि चुनाव नहीं होगा 2024 के बाद? क्यों कह रहे हैं कि मुल्क खतरे में है? मैं उसका जवाब देती हूं। पहले मैं खतरे की बात करती हूं, फिर मैं आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देती हूं। देखिए, चाहे ये ईडी हो, चाहे ये इनकम टैक्स हो, चाहे ये सीबीआई हो, जिस व्यक्ति को इस देश के लिए लड़ना है, इस देश के लोकतंत्र के लिए लड़ना है, वो आपके इन फालतू की धमकियों से, गीदड़ धमकियों से नहीं डरता है। आप ईडी क्या, ईडी की 10 एजेंसियां भेज दीजिए, हम डरने वाले नहीं है। लेकिन ये क्यों किया जाता है, ये समझना जरूरी है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हरियाणा के 10,000 लोग जो बेरोजगार हैं, वो इतने हताश हो चुके हैं कि वो इजराइल की वॉर जोन में जाने को तैयार है। वो युद्धग्रस्त इजराइल जाने को तैयार है, क्योंकि उनको हरियाणा में नौकरी नहीं मिल रही है। पुणे के हिंजनवाड़ी में एक पद, आईटी कंपनी में एक पद था, 3000 लोग लाइन में लगे थे। आज मेरे इस देश को आप इस कगार पर ले आए हैं
कि अगर आप 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन ना दीजिए तो वो भूखे मर जाएंगे। अगर ये लोग ये सारी चीजें नहीं करेंगे, मुद्दों से नहीं भटकाएंगे, तो लोग मुद्दे की बात नहीं करने लगेंगे। लोग बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, बढ़ती हुई खाई की बात नहीं करेंगे, महिला अपराध की बात नहीं करेंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह और रामदुलार गोंड की याद नहीं दिलाएंगे। लोग नहीं याद दिलाएंगे कि IIT BHU के भक्षक जो थे वो बीजेपी IT सेल के गुर्गे थे, वो याद दिलाएंगे। तो उन सब से ध्यान हटा रहे, इसलिए ये होता रहे। वो याद दिलाएंगे कि FDI जिसका दंभ भरा जाता था 3 साल से गिर रहा है और आज 16 साल में सबसे नीचे है। लेकिन सुप्रिया जी ठीक है, अब ये तो बताइए, आप ये क्यों कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होंगे? आप ये क्यों कह रहे हैं कि 2024 में मोदी आ गए तो देश में तानाशाही आ जाएगी? आ रहे हो, उस पर भी जवाब देती हूं। तो मेरी जो बात है उसको ये मत कही कि ये सब ठीक है, ये सब ठीक नहीं है। डिबेट इस पर होना चाहिए, डिबेट करने वाले इश्यूज है ये। आप लोगों को भी थोड़ा सा मैं आगाह कर रही हूं। अब आपने कहा ऐसा उन्होंने क्यों कहा, बिल्कुल ठीक तो कहा उन्होंने। आज इस देश में अगर एक 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट सरकार से सवाल पूछती है तो उसको UAPA के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह अलग बात है कि अमित शाह की दिल्ली पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिलता है और कोर्ट में मुंह की खानी पड़ती है और 21 साल की लड़की को छोड़ना पड़ता है। यह लोकतंत्र है। आपको लगता है कि अगर एक व्यक्ति ने नमक रोटी मिर्जापुर के स्कूल में खिलाई जा रही है, इस पर रिपोर्ट कर दी तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चल जाता है? ये तो मैं आपकी बिरादरी की, आपके साथ की, आपके रिपोर्टर्स की बात कर रही हूं। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि लोकतंत्र को चलाने वाले स्तंभ होते हैं। वो स्तंभ मीडिया है, वो स्तंभ ऑपोजिशन है, वो स्तंभ एग्जीक्यूटिव है, वो स्तंभ जुडिशरी है। स्तंभ एक के बाद एक ढा रहे हैं। तो बिल्कुल कह रहे हैं ठीक खड़गे जी कि मोदी जी का अगर बस चले, और आपने कहा कि साक्ष्य लेकर आइए, और ये मेरी अंतिम बात है, आप अभी आपके प्रवक्ता से पूछ रहे थे साक्ष्य लेके आइए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, चुनी हुई सरकारों को रातों रात MLAs की खरीद फरोख्त करके गिराया जाता है। भाजपा के अपने सांसद खड़े होकर कहते हैं मैंने तो भैया भाजपा ज्वाइन कर ली, अब मेरा पीछा ईडी ने छोड़ दिया। चुनी हुई सरकारों को गिराना, चाहे वो ईडी के बल पे हो, चाहे वो इनकम टैक्स के बल पे हो, चाहे पैसे के प्रलोभन पे हो। अरुणाचल से लेके वो खेला, गोवा और उसके पहले मध्य प्रदेश, हर जगह हुआ है। वो कैसे हुआ है? प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है? इसको प्रमाण की जरूरत है। आपको लगता है ये लोकतांत्रिक है? आपको लगता है ये चीजें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की दुहाई देते हुए, क्योंकि लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या, जब आप 150 सांसदों को सदन से निकाल कर कानून बनाते हैं तो आप लोकतंत्र का दम घोटते हैं, लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करते हैं, लोकतंत्र के खून से आपके हाथ सने हुए हैं। जवाब दीजिए नलिन कोहली, जवाब दीजिए। कह रहे हैं अगर ये दोबारा से आ गए, जो कि होगा नहीं, आप आ गए तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। देखिए ऐसा है, 2 मॉडल है इस देश में। अब उसी आधार पे 2 और मॉडल निकल गए। पहला मॉडल है परिवार केंद्रित राजनीतिक दल। अधिकार है भाई, एक परिवार के व्यक्ति या उस व्यक्ति के आशीर्वाद से दूसरा व्यक्ति बन सकता है पार्टी का अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी है, कई और दल है, उनका अधिकार है। एक है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई गरीब आदमी, साधारण आदमी, कोई भी कार्यकर्ता का पार्टी जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी। ये जो है विचारधारा केंद्रित है। अब इसी से 2 मॉडल आ जाते हैं। परिवार केंद्रित पार्टी जो है भाई, हम किसी का भला करना चाहेंगे तो होगा, जो हमारे करीब है उनका फायदा होगा, भ्रष्टाचार भी करेंगे तो फोन बैंकिंग करेंगे, विदेश भी भागकर जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है अपने भोपाल कांड से लेकर आज तक, जब तक सरकार में थे, लोगों भागने की जो प्रक्रिया थी हमेशा कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ। अब आइए, उनके पीछे कार्रवाई भी नहीं हुई कभी। दूसरा मॉडल है कि भाई हम आशा देते चीजें बदलते हैं। अब मैं मोदी जी के आंकड़ों के आधार पे करता हूं, बहुत देर तक भाषण के पॉइंट हुए, अब आंकड़ों पे बात करें। 10 साल में जितने यहां नेशनल हाईवे बने 70 साल से ज्यादा बने, तो 70 साल में 80,000 किलोमीटर था, आज 1,60,000 किलोमीटर है। यूपीए की सरकार में 12 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते थे, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन। 1974 में बात किया था गरीबी हटाओ, तो गरीब क्यों नहीं हटे? आज उन गरीबों के अकाउंट में पैसे डायरेक्ट जाते हैं, खाने की जरूरत तो दिए जाते हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी से हटे हैं। ये आंकड़ा हम लोगों का नहीं है, ग्लोबली एक्नॉलेज्ड है। ये एडिशनल हेल्प है, किसानों को एडिशनल हेल्प दिया जाता है 12 करोड़। इज्जत के साथ महिलाओं के टॉयलेट बने 11 करोड़। मतलब अगर अर्थव्यवस्था पे आए तो 10वें नंबर से 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में 5वें नंबर पे आ गई है अर्थव्यवस्था। विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। पहले हताशा थी, आज आशा है। पहले नेतृत्वहीन थी। तो फिर आप प्रधानमंत्री कार्यालय की बात जो है, अपने में मिलाते क्यों हैं?
फिर आप नहीं, नहीं, विपक्षियों एक को मिनट, तोड़कर एक मिनट, अपने में एक मिलाते मिनट, क्यों एक हैं? मिनट, सुनना पड़ेगा। क्योंकि समय का मैं सवाल तो पूछना पड़ेगा ना नलिन जी, आपसे यही सवाल है। देखिए यही आपसे दोनों पार्टियां पूछ रही हैं। अरे पर इतना आप लंबा, दोनों अगर इतना आप लंबा, अगर- विपक्षियों को तोड़कर मिलाते नहीं, क्यों हैं फिर? मैं इसका रिवर्स कर देता हूं, विपक्ष के जो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं वो उनके साथ रहना क्यों नहीं चाहते? ये भी उतना ही है गंभीर सवाल। एक गिलास में पानी आधा भरा हो सकता है या आधा खाली, देखने का वो तो नजरिया कह रहे हैं आप ईडी से अरे डराते क्यों हैं। भाग रहे हैं लोग? वो ये तो कह इंडिया रहे हैं आप गठबंधन ईडी से से डराते हैं। गठबंधन बना ही नहीं है। कहां है इसका दफ्तर? कौन है इसका नेता? है कहां है इसका दफ्तर? क्या है इसका एजेंडा? केवल मोदी को गलियाना कोई एजेंडा होता है क्या? और मोदी जी को गलिया गलिया कर क्या मिला है? वो कह रहे हैं इसी काम के लिए तो ईडी लगा रखी है। ईडी का काम है नेताओं को डराना और फिर उनको तोड़कर बीजेपी में मिलाना। तो जनता, अच्छा, और इसका सीधा जवाब, बिल्कुल अच्छा सवाल है और इसका सीधा जवाब देता हूं। ईडी क्या लोगों की उंगलियां पकड़ के बटन दबवाती है क्या? ये बताइए मुझे। मतलब इससे ज्यादा बचकाना कोई बात हो सकता है? जनता तय करती है, जनता वोटर है, वोटर अपनी उंगली से बटन दबाते हैं। कभी कभी वो तो कांग्रेस बटन के पे भी भी दबा सवाल देते उठाते हैं, हैं। हम हार जाते हैं। बटन पे तो भी उस सवाल टाइम क्या उठाते होती हैं। है? वो तो ईडी कहते जाकर हैं उनकी उंगली में करती है। वो तो बटन पे भी सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। और जब जीतते हैं तो बटन ठीक है, ठीक है, वही सुप्रिया मशीन श्रीनाथ, जब दूसरी सुप्रिया जगह श्रीनाथ में जवाब हारते हैं तो दीजिए। खराब हो जीतते हैं तो जाती बटन ठीक है, लेकिन अरे सुप्रिया ये श्रीनाथ जवाब सारी दीजिए। चीजें जो है ये बस मतलब कांग्रेस पार्टी का ओके, समय कम है नलिन जी, मानसिकता सुप्रिया है। श्रीनाथ का जवाब ले लेता हूं। जी, मैं सिर्फ छोटी सी एक ये बात कहना चाहती हूं कि आंकड़ों पर ना जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए, आंकड़ों पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आंकड़ों को आप झुटला नहीं सकते हैं। आप 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाइए, आप पहली बन जाइए। 12-12 एमएसएमई, 12-12 हजार एमएसएमई बंद क्यों हो रहे हैं हर साल? लोग बेरोजगार क्यों हैं? एक पद के लिए 3,000 लड़के लाइन में क्यों लगे हुए हैं? 51,000 लोगों के लिए, 51,000 लोगों की डिमांड के लिए 60-60 लाख एप्लीकेशन क्यों आ रही है? और वो भी रेलवे में सफाई कर्मचारी के लिए, जिसके लिए पीएचडी और एमबीए अप्लाई कर रहे हैं। बताइएगा आप, क्यों आपने 10 लाख सरकारी पद खाली रखे हुए हैं? असलियत यह है कि इस देश को आप आज इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है कि डींगे हाँकने के अलावा आपने कुछ नहीं किया है। अगर आज की तारीख में आप अपना फ्री अनाज स्कीम बंद कर दीजिए तो इस देश के लोग भूखे मर जाएं। हर 2 घंटे पर एक युवा आज की तारीख में आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या करने वालों में से सुप्रिया जी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना पड़ेगा। देखिए ईडी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव से लगभग 40 सवाल किए गए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ईडी के पास 50 से ज्यादा सवालों की फेहरिस्त है और लालू प्रसाद यादव से लगभग 40 सवाल किए गए। हालांकि इस पर बात करनी थी लेकिन समय खत्म हो चुका है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अड़ी में यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।